हेलो एवरीवन, टुडे विल बी स्टार्टिंग विद दिस डिक्लेरेटरी डिग्री। ठीक है, तो आज हम जो है चैप्टर 6 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 का, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में बात करता है। ठीक है, सेक्शन 5 से 35 जो है पार्ट 2 बात करता है, बट आज हम उसके सेक्शन 34 35 कवर करने वाले हैं। और हम चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का था। ठीक है, और चैप्टर 2 से जो 5 है, चैप्टर 2-5, वो हम बाद में अभी फ्यूचर वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सेक्शन 34 क्या कहता है। वो ये कहता है कि जो पर्सन एंटाइटल्ड है, ठीक है, किस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड है वो, या तो किसी लीगल कैरेक्टर या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट के लिए वो एंटाइटल्ड है। ठीक है, और कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है जो उसका टाइटल डिनाई कर रहा है या कोई उसका राइट डिनाई करने की कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट वो सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, और कोर्ट देखेगा कि भाई अगर वो एंटाइटल्ड है तो उसके लिए वो एक डिक्लेरेशन दे देगा, इस रिगार्ड के लिए वो एक डिक्लेरेशन ग्रांट कर देगा। ठीक है, या वो डिक्लेयर कर देगा भाई तुम ओनर, लेट से ओनरशिप से रिलेटेड राइट है तो वो डिक्लेयर कर देगा भाई कि तुम ओनर हो एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये बेसिकली डिक्लेरेटरी डिग्री है। ठीक है, अब एक चीज़ समझो कि इस सेक्शन 34 का स्कोप क्या है। तो बेसिकली ये है कि ये स्टेबलाइज करना चाहते हैं लीगल रिलेशंस को। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है लीगल रिलेशंस में अनसर्टेनिटी है। कहने का मतलब है, एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है और ए जो है इसका ओनर है। ठीक है, ये इसका ओनर है। अब जो बी है, बी इसके टाइटल को डिनाई कर रहा है। ठीक है, अब ए जो है इस प्रॉपर्टी में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। ठीक है, बट वो ये इस वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि बी उसका टाइटल डिनाई कर रहा है और उसके दिमाग में उसकी इस वजह से एक अनसर्टेनिटी है कि भाई मैं इसका ओनर हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपना पैसा लगा रहा हूँ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। बट ये भी तो होना चाहिए कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी में लगाऊँ, पता चले वो बी की निकले और मैं इस पर पैसे लगा रहे जा रहा हूँ। तो कहने का यही है कि भाई ये जाएगा कोर्ट के पास, कोर्ट को बोलेगा भाई कि मेरे को डिक्लेयर करो कि मैं इस प्रॉपर्टी के लिए ओनर हूँ। तो जब वो डिक्लेयर करा लेगा कि इस प्रॉपर्टी का मैं ओनर हूँ और अगर ए के फेवर में डिसाइड हो गया तो उसको अपना डिक्लेरेशन से वो उसका जो लीगल राइट है वो असर्टेंट हो जाएगा कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड हूँ। ठीक है, और फिर वो इस पर इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो बेसिकली डिक्लेरेशन यही इसी चीज़ के लिए है। ठीक है, कि भाई अगर मान लो इंडिविजुअल वो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है प्रॉपर्टी पे और वो अनसर्टेनिटी की वजह से नहीं कर पा रहा, के लिए अनसर्टेनिटी की वजह से वो रिफ्रेन कर पा रहा है, तो वो डिक्लेरेशन सीख कर सकता है और अपने राइट्स असर्टेन करा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज है एंटाइटलमेंट, एंटाइटल। तो जो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी आप सेक्शन 34 के अंदर सूट फाइल करेंगे डिक्लेरेशन के लिए, तो जो एंटाइटलमेंट है वो प्रेजेंट एंटाइटलमेंट है, ना कि फ्यूचर एंटाइटलमेंट। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो चीज़ आज, जिस चीज़ के लिए आप आज जो चीज़ आप आज है ही नहीं, हम उसके लिए डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये है, एक एग्जांपल से समझते हैं, पार्टीशन। आज मान लो आपकी एक जॉइंट फैमिली है। ठीक है, अब आपकी जॉइंट फैमिली है तो अभी पार्टीशन हुआ नहीं है। ठीक है, जॉइंट फैमिली है और अभी पार्टीशन हुआ नहीं है, तो अभी से हम आपका शेयर डिक्लेयर नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, शेयर जो है वो किसी पर्सन के जो है वो किसी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, करेक्ट। तो वो किसी पर्सन के बर्थ से आपका शेयर कम हो जाएगा, किसी पर्सन की डेथ से आपका शेयर बढ़ जाएगा। तो अभी फिक्स नहीं है, जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता, जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता आपके शेयर जो है, आपकी जो शेयर है वो, आपका जो शेयर है उस प्रॉपर्टी में वो असर्टेन नहीं है। तो जब तक वो असर्टेन नहीं है, जब पार्टीशन हो जाएगा तो वो फ्यूचर में होगा ना। तो आज उसके लिए हम आज आप थोड़ी डिक्लेरेशन मांग लो कि भाई मेरे को डिक्लेयर कर दो कि ये मेरा इतना शेयर है इस प्रॉपर्टी में, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप हमेशा जब भी सेक्शन 34 का सूट फाइल करेंगे तो प्रेजेंट एंटाइटलमेंट के लिए करेंगे, फ्यूचर के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, समझे। अब इसके बाद हम अगली चीज़ कवर करते हैं जो कि इसका बी पार्ट है, ये वाला पार्ट, लीगल कैरेक्टर और राइट एज टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये वाला पार्ट हम कवर करते हैं। ठीक, अब ये क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास एंटाइटलमेंट होनी चाहिए लीगल कैरेक्टर या राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसको आप डिक्लेयर करवा रहे हो। अब देखो, लीगल कैरेक्टर का बेसिकली मतलब होता है कि कोई पर्सनल राइट, ठीक है, कोई पर्सनल राइट, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू वोट है। ठीक है, आप इसके लिए डिक्लेरेशन सीख कर सकते हो, डिक्लेरेशन बिल्कुल सीख कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हस्बैंड है, ठीक है, वाइफ है,
वाइफ जो है वो कोर्ट को अप्रोच करती है और बोलती है कि भाई मुझे इस पर्सन का वाइफ डिक्लेयर करो। अब ऐसा क्यों करे, तो कोर्ट डिक्लेरेशन कर सकता है। क्यों करेगा, क्योंकि भाई अगर ये वाइफ डिक्लेयर हो गई, ठीक है, तो उसके बहुत सारे राइट्स अटैच्ड हैं। जैसे अगर ये वाइफ डिक्लेयर हो गई तो हस्बैंड की ड्यूटी बन जाएगी कि इसका मेंटेन करे इसको, ठीक है। तो इसके बहुत सारे राइट्स अटैच हो जाएंगे, जो पर्सनल राइट्स है वो अटैच हो जाएंगे। इस वजह से कोर्ट ये डिक्लेरेशन ग्रांट करेगा। तो इसी तरीके से आप किसी भी पर्सनल राइट के लिए डिक्लेरेशन ग्रांट करा सकते हो, ठीक है। जैसे सन है वो भी अपने फादर के अगेंस्ट फादर कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है और बोल सकता है कि भाई मुझे फादर का इस पर्टिकुलर पर्सन का सन डिक्लेयर करो, बिकॉज उससे इनहेरिटेंस के राइट और मेंटेनेंस के और ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं जैसे राइट टू कलेक्ट आर्म्स, ठीक है। राइट टू कलेक्ट आर्म्स कोई लीगल राइट तो है नहीं, तो इसके लिए कोई डिक्लेरेशन भी नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ सेक्शन 9 ऑफ CPC में सिविल नेचर में भी नहीं फॉल करता है, ठीक है। तो क्योंकि अब देखो बेसिकली होता क्या है कि जब कॉज ऑफ एक्शन होता है तो कॉज ऑफ एक्शन में क्या होता है, आपका कोई लीगल राइट होता है, ठीक है, लीगल राइट होता है, ठीक है। जब वो लीगल राइट वायलेट होता है तो आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। बट कोई लीगल राइट है ही नहीं तो वायलेट तो होगा नहीं, वायलेट होना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कॉज ऑफ एक्शन वैसे भी अराइज़ नहीं हो रहा, तो जब कॉज ऑफ एक्शन नहीं अराइज़ हो रहा तो आप सूट भी नहीं फाइल कर पाओगे। तो अब जब सूट भी नहीं फाइल कर पाओगे तो डिक्लेरेशन तो दूर की बात है, तो बेसिकली वैसे भी कोई डिक्लेरेशन ग्रांट नहीं होगी क्योंकि सिविल नेचर का सूट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है राइट एज टू प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट एज टू प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि ये अब बात करता है राइट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि राइट टू पजेस, ओन या राइट ऑफ ईजमेंट, ये सब आप राइट्स जो है डिक्लेयर करा सकते हो, ठीक है। ये सारे राइट्स आप जो है डिक्लेयर करा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यही है। अब हम इसका जो है सी पार्ट देखते हैं, ठीक है। सी पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं एक बार। हाँ, तो जो सी पार्ट है वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो एंटाइटल है, ठीक है, वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है किसके अगेंस्ट, जो पर्सन डिनाई कर रहा है या इंटरेस्टेड है डिनाई करने में टाइटल को। कहने का मतलब क्या है, देखो ये डिनाइल जो होना चाहिए एक्चुअल डिनाइल होना चाहिए। जो पर्सन है, जो प्लेंटिफ है, उसका स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए कि भाई ये पर्सन इंटरेस्टेड है, ठीक है। कहने का मतलब देखो क्या है कि जैसे दो लोग हैं, ए है ये बी है, ठीक है। ये प्लेंटिफ है लेट से ए, तो ये इस बेसिस पे फाइल नहीं कर सकता सूट कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरा टाइटल डिनाई करने में इंटरेस्टेड है। जब भी ये सूट फाइल करेगा तो बोलेगा भाई देखो उस सूट मेंटेनेबल कराने के लिए ए को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई बी ने कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस क्रिएट किए हैं, ठीक है। बी ने ऐसे कोई सरकमस्टेंसेस क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो मेरा टाइटल डिनाई करने की कोशिश कर रहा है। उस केस में आप बी के अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे, समझ गए, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो आपके जो है वो डिनाई कर रहा है, ठीक है। तो वो जो होना चाहिए एक्चुअल डिनाइल होना चाहिए, स्पेकुलेशन से काम नहीं चलेगा। एक्चुअल मतलब ऐसे सरकमस्टेंसेस क्रिएट कर रहा है भाई जिससे लगे कि भाई ये मेरा टाइटल डिनाई करने में या कोई राइट डिनाई करने में इंटरेस्टेड है, ठीक। हाँ, अब इसकी सबसे टेक्निकल चीज़ है वो इसका पार्ट डी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम ए पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सी हम डिस्कस कर चुके हैं और ई में तो कुछ है ही नहीं कि भाई अगर कोर्ट को लगेगा तो वो अपना डिक्लेरेशन ग्रांट करेगा। अब इसमें एक डी पार्ट है जो सबसे टेक्निकल पार्ट है, ठीक है। ये इसको आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। हम शुरू करते हैं डी पार्ट को डिस्कस करना। तो देखो अगर मेन सेक्शन क्या कहता है, मेन सेक्शन ये कह रहा है कि प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच केस आस्क फॉर फर्दर रिलीफ। कहने का मतलब है कि आप सूट फाइल कर रहे हो डिक्लेरेशन का, लेट से आपने सूट फाइल किया, ठीक है, डिक्लेरेशन के लिए, तो आपने बोला भाई मुझे डिक्लेरेशन ग्रांट करो, ठीक है। हाँ, अब इसी सूट में आपका फर्दर रिलीफ क्लेम करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नो नीड टू क्लेम, तो आपको फर्दर रिलीफ क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेन सेक्शन, ठीक है। ये मेन सेक्शन बात कर रहा है, ठीक है। अब प्रोवाइजो देखो, प्रोवाइजो क्या कह रहा है, नो कोर्ट शैल मेक अ डिक्लेरेशन, कोई डिक्लेरेशन नहीं देगा जब प्लेंटिफ जो है फर्दर रिलीफ मांग सकता था और वो ओमिट कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई ये सूट में देखो क्या हो रहा है, ये डिक्लेरेशन मांग रहा है, ठीक है। इसके साथ वो कोई फर्दर रिलीफ मांग रहा है, जैसे कि इंजंक्शन मांग रहा है, ठीक है। तो अगर वो ये इंजंक्शन क्लेम फर्दर रिलीफ मांग सकता था, ठीक है, और वो ओमिट कर देता है, लेट से जो प्लेंटिफ है वो इंजंक्शन क्लेम नहीं करता तो और फर्दर रिलीफ मांगा जा सकता था,
ठीक है। तो उस कोर्ट में, उस केस में क्या होगा, कोर्ट जो है वो डिक्लेरेशन ग्रांट करने से भी मना कर देगा। वो बोलेगा हम आपको डिक्लेरेशन नहीं देंगे क्योंकि आपने फ़र्दर रिलीफ नहीं क्लेम किया। अब ये देखो, इसमें कह रहा है कि भाई आप चाहो आप फ़र्दर रिलीफ क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, मेन सेक्शन ये कह रहा है। और ये जो प्रोवाइज़ो है, ये प्रोवाइज़ो ये कह रहा है कि आप अगर जो है ये फ़र्दर रिलीफ, आपने ये जो फ़र्दर रिलीफ है आपने इस सूट में मांगा नहीं तो मैं आपको डिक्लेरेशन भी नहीं दूंगा। तो ये दोनों बातें अलग अलग नहीं कह रहा, ये आपको नहीं लगता ये कॉन्ट्रेरी बातें हैं? ठीक है, तो क्या ये मेन सेक्शन और प्रोवाइज़ो कॉन्ट्रेरी है? तो देखो, पढ़ने से हमें लग ज़रूर रहा है कॉन्ट्रेरी है, बट ये है नहीं। ठीक है, इसका आंसर नो है कि कॉन्ट्रेरी नहीं है। अब कैसे नहीं है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, जो ये है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़ देखो, अब पहले तो ये समझो कि फ़र्दर रिलीफ क्या चीज़ है। ये फ़र्दर रिलीफ होता है क्या है? देखो, आपने सूट फाइल किया, ठीक है, आपने सूट फाइल किया। अब आप सूट में उसी सूट में आप दो चीज़ें मांग रहे हो। ठीक है, आप एक सूट में दो चीज़ें मांग रहे हो, तो आपने एक जो फ़र्दर रिलीफ होता है ना, वो हमेशा मेन रिलीफ पे डिपेंड होता है। तो मान लीजिए फ़र्दर रिलीफ है और ये मेन रिलीफ है, तो जो फ़र्दर रिलीफ होता है वो हमेशा इस मेन रिलीफ पे डिपेंड होता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, आपने मेन रिलीफ में डिक्लेरेशन मांगा सूट फाइल करके, और आप फ़र्दर रिलीफ में जो है वो मांग रहे हैं इंजंक्शन। क्या मांग रहे हैं आप? इंजंक्शन। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपको मान लो, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये मान लो एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये ए जो है वो बोल रहा है, ए इसका ओनर है, ठीक है, बी इसका टाइटल डिनाई कर रहा है। ठीक है, आप ए जो है बी के अगेंस्ट डिक्लेरेशन सीक करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर ए के फेवर में सूट डिसाइड होता है डिक्लेरेशन, तो ही तो उसको बी के अगेंस्ट इंजंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ही तो बी के अगेंस्ट इंजंक्शन मिलेगा। कि फ़र्दर रिलीफ जो होता है मेन रिलीफ पे डिपेंड करता है, और अगर आपको मेन रिलीफ मिला, ठीक है, तो ही आपको फ़र्दर रिलीफ मिलेगा। अगर मेन रिलीफ नहीं मिला तो आपको फ़र्दर रिलीफ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली फ़र्दर रिलीफ का कंसेप्ट है। तो आप एक बार ये देख लो कि फ़र्दर रिलीफ का सीन क्या है। कि फ़र्दर रिलीफ आपको मिला, ये फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्दर रिलीफ इज़ द रिलीफ दैट इज़ कंडीशनल अपॉन द मेन रिलीफ। वो मेन रिलीफ पे कंडीशनल होता है, और अगर आपको जो है मेन रिलीफ मिला तो ही आपको फर्दर रिलीफ मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम दूसरी चीज़ पे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने CPC पढ़ा होगा, ऑर्डर टू रूल 2, तो आपको ये पता होगा कि भाई हमेशा जो है ऑर्डर टू रूल 2 का आपको एक कॉज ऑफ एक्शन है। मान लो ये एक कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है, इस कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जितने भी रिलीफ अराइज हो रहे हैं, R1, R2 और R3, ये आपको एक ही सूट में क्लेम करने। अब मान लो आपने R3 एक सूट में क्लेम नहीं किया, तो आप सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, ये बेसिकली ऑर्डर टू रूल 2 कहता है। तो उसमें ऑर्डर टू रूल 2 का बार लगेगा, और आप R3 जो है आपका इस कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जो R3 का आप सूट फाइल करने वाले थे, R3 के लिए वो बार हो जाएगा। तो आप सब्सिक्वेंट सूट जो है R3 मतलब थर्ड रिलीफ के लिए फाइल नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीपल रिलीफ अराइज होते हैं तो आपको जितने भी रिलीफ अराइज हो रहे हैं वो आपको सेम सूट में ही क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, एक चीज़ है कि जो ऑर्डर टू रूल 2 का बार जो है ना, वो फर्दर रिलीफ के केसेस में अप्लाई नहीं होता। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई जैसे आपने सूट फाइल किया, ठीक है, आपने सूट फाइल किया, आपने मेन रिलीफ मांगा और फर्दर रिलीफ मांगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ऑर्डर टू रूल 2 का जो बार है, वो फर्दर रिलीफ पे अप्लाई नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? मेन रिलीफ मांगा लेकिन फर्दर रिलीफ नहीं मांगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो। ठीक है, तो क्योंकि ऑर्डर टू रूल 2 का बार अप्लाई नहीं हो रहा है, ऑर्डर टू रूल 2 क्या कहता है कि जितने भी रिलीफ है सेम सूट में क्लेम कर लो। अगर आपने कोई ओमिट कर दिया तो सब्सिक्वेंट सूट बार है। ठीक है, सब्सिक्वेंट सूट बार है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई आपने मेन रिलीफ क्लेम किया, फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं किया, तो क्योंकि सब्सिक्वेंट सूट बार नहीं है, क्यों? क्योंकि फर्दर रिलीफ के केस में ऑर्डर टू रूल 2 का बार अप्लाई नहीं होता। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि आप मेन रिलीफ क्लेम कर लो। आपने क्योंकि इस सूट में फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं किया, तो ये सूट 1 है, तो आप सूट 2 फाइल करो, सेकेंड सूट फाइल करो और उस पर फर्दर रिलीफ क्लेम कर लो। ये बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर टू रूल 2 का बार जो है फर्दर रिलीफ के केस में अप्लाई नहीं होता है, और आप जो है
फर्दर सूट फाइल कर सकते हैं, मतलब सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हैं फर्दर रिलीफ क्लेम करने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली समझने की चीज़ है। तो सब्सिक्वेंट सूट और फॉर फर्दर रिलीफ मेंटेनेबल है, क्योंकि ऑर्डर टू रूल 2 में का बार नहीं लगता है फर्दर रिलीफ के केस में। मीनिंग इवन इफ़ वी डू नॉट क्लेम फर्दर रिलीफ इन द सेम सूट, अगर हम फर्दर रिलीफ सेम सूट में क्लेम नहीं करते देन सब्सिक्वेंट सूट कैन बी फाइल्ड फॉर क्लेमिंग फर्दर रिलीफ। तो हम सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हैं फर्दर रिलीफ क्लेम करने के लिए। ठीक है, हाँ, अब हम थोड़ा सा टेक्निकल उसमें एस्पेक्ट में जा रहे हैं। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखो मेन सेक्शन क्या कह रहा है कि आपको फर्दर रिलीफ क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है सेम सूट में। ठीक है, और प्रोवाइज़ो क्या कह रहा है, प्रोवाइज़ो क्या कह रहा है कि डिक्लेरेशन विल बी, कोई डिक्लेरेशन नहीं देंगे अगर फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं किया। तो आपको लग रहा होगा ये कॉन्ट्ररी है जैसे कि मैंने पहले कहा था, बट देखो समझने की कोशिश करो। जो मेन सेक्शन है ना, मेन सेक्शन का आइडिया क्या है, जो मेन सेक्शन है वो क्या कह रहा है कि आपको फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं करना है। वो ये क्यों कह रहा है, क्योंकि भाई उसका पर्पस ये है कि भाई जो व्यक्ति सूट ला रहा है, जो प्लेंटिफ है, वो अपनी कोर्ट फी बचा सके। अब ऐसा क्यों, अब मैं आपको 3 सिनेरियो देता हूँ। ठीक है, 3 सिनेरियोज ध्यान से समझो। ये आपने सूट 1 फाइल किया, ये आपका सूट 1 है। ठीक है, सूट 1 में आपने मेन रिलीफ भी क्लेम किया और जो है फर्दर रिलीफ भी क्लेम किया। ठीक है, अब मान लो ये सूट 2 समझो। ठीक है, ये सूट 2 देखो, इस सूट 2 में आपने मेन रिलीफ क्लेम किया, ठीक है, और फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं किया। ये एक पहली सिचुएशन है, ये पहली सिचुएशन। ठीक है, ये आपने दूसरी सिचुएशन पकड़ी, इसमें सूट 1 में आपने मेन रिलीफ मांगा, ठीक है, और फर्दर रिलीफ के लिए आपने सेकेंड सूट फाइल कर दिया। ठीक है, ये दोनों सिनेरियो को समझो। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो अगर आप एक ही सूट में मेन रिलीफ और फर्दर रिलीफ क्लेम करोगे, ठीक है, तो आपको दोनों के लिए कोर्ट फी पे करनी पड़ेगी। तो इसमें मान लो इसकी कोर्ट फी ए है, इसकी कोर्ट फी बी है, तो आपको ए प्लस बी पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको कोर्ट फी पे करनी पड़ेगी अगर आप दोनों सूट में डिसाइड करते हो। अब मान लो क्या होता है कि आपको जो कोर्ट है, ठीक है, तो आपने क्या मांगा, मेन रिलीफ भी मांगा कोर्ट से और फर्दर रिलीफ भी मांगा। ठीक है, बट होता क्या है कि कोर्ट जो है मेन रिलीफ ग्रांट नहीं करता, बोल देता है कि भाई आप एंटाइटल्ड नहीं हो तो मैं आपको ग्रांट नहीं कर रहा। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो फर्दर रिलीफ है, ठीक है, क्यों फर्दर रिलीफ जो होता है जैसे मैंने आपको बताया वो मेन रिलीफ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपको मेन रिलीफ नहीं मिल रहा है, कोर्ट ने ग्रांट नहीं किया, तो डेफिनेटली बात है कि फर्दर रिलीफ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब आपने क्योंकि एक ही सूट में दोनों रिलीफ क्लेम कर दिए थे, तो क्योंकि आपने दोनों रिलीफ एक ही सूट में क्लेम किए थे और आपने फ़ीस भी दोनों की एक साथ ही भर दिए, अब क्योंकि आपको मेन रिलीफ नहीं मिला तो फर्दर रिलीफ तो डेफिनेटली नहीं मिलना, तो आपको इसकी कोर्ट फीस तो बच गई, इसकी कोर्ट फी तो वेस्ट हो गई ना आपकी। इसकी कोर्ट फी जो बी थी वो तो आपने फिर फालतू के लिए ही दे दी, उसका तो कोई नीड ही नहीं था क्योंकि, ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक कोर्ट फी का लॉस हो रहा है इसकी। ठीक है, इसके लिए तो कोर्ट फी आपको देनी नहीं चाहिए थी, पर अब आपको क्योंकि ये नहीं मिल रहा तो ये भी नहीं मिलेगा, तो आपकी कोर्ट फी का तो नुकसान हो रहा है। आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसके लिए क्या किया, कोर्ट ने बोला कि भाई आपको फर्दर रिलीफ सेम सूट में क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, मान लो आपने सूट 1 फाइल किया और इसमें मेन रिलीफ मांगा, तो आपने इसमें ए कोर्ट फी भरी। ठीक है, अब आपको लगा, अब इसमें 2 सिनेरियो होते हैं कि भाई आपको मेन रिलीफ ग्रांट हो गया, ठीक है, मेन रिलीफ ग्रांट हो गया, और मेन रिलीफ एक सिनेरियो मानते हैं कि मेन रिलीफ ग्रांट नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर आपको मेन रिलीफ ग्रांट हो गया तो आप क्या करो, उस केस में क्या होगा, अगर आपको मेन रिलीफ ग्रांट हो गया तो भाई आप फर्दर रिलीफ के लिए दूसरा सूट फाइल कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है भाई कि आपने एक में ये जो कह रहा है वो कर लिया। अब मान लो आपका बेनिफिट क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो आपको मेन रिलीफ ग्रांट नहीं होता है, ठीक है, सिचुएशन यहाँ पे आके वो हो जाती है कि भाई आपको मेन रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको पता है कि मेन रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फर्दर रिलीफ तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने कोर्ट फी तो एक ही रिलीफ के लिए ₹A पे करी। ठीक है, ठीक है, आपने ₹A पे करी, अब आपको पता है फर्दर रिलीफ नहीं मिलेगा, तो आप दूसरा सूट फाइल ही क्यों करोगे, और फाइल नहीं करोगे तो आपकी बी की, अगर आप साथ में इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, आप साथ में फाइल कर रहे हो ना, तो आपको एक ही सूट में दोनों कोर्ट फी पे करनी पड़ेगी, और अनसर्टेन है कि सूट आपके फेवर में डिसाइड होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है, आपको पता चल चुका है ना, जब आपने मेन रिलीफ मांगा तो आपको पता चल गया कि भाई मेरे को मिल नहीं रहा है, मेरे सूट में फेवर डिसाइड नहीं हुआ, तो अगर मुझे मेन रिलीफ ही नहीं मिला तो मुझे फर्दर रिलीफ तो वैसे भी नहीं मिलेगा, तो आपकी ये फर्दर रिलीफ की कोर्ट फी है ये बच जाएगी।
ठीक है। तो मेन सेक्शन का जो पर्पस है वो है कोर्ट फीस को बचाना। इतना समझ आ गया आपको कि मेन इतना तो समझ आ ही गया होगा आई गेस कि भाई इसका पर्पस क्या है। पर्पस ये है भाई कोर्ट फी बचा लेना, कि भाई हमारी कोर्ट फी जो है वो बच जाए, यही पर्पस है। ठीक है, यही पर्पस है। अब देखो, अब हम अगली चीज़ समझते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ जो है वो है प्रोवाइज़ो। अब प्रोवाइज़ो क्या कहना चाहता है, देखो प्रोवाइज़ो क्या कहना चाह रहा है कि भाई देखो, अगर आपने फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं किया तो आपको हम डिक्लेरेशन ग्रांट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल आपने सूट फाइल किया, ठीक है, सूट फाइल किया, और अगर आपने सिर्फ मेन रिलीफ मांगा और कोई फर्दर रिलीफ था जो आपने नहीं मांगा, तो कोर्ट उस केस में क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये फर्दर रिलीफ था, ठीक है, ये मिल सकता था, और पर प्लेंटिफ ने ये क्लेम ही नहीं किया, प्लेंटिफ ने बोला कि भाई नहीं क्लेम किया, तो कोर्ट उस केस में ये डिक्लेरेशन भी ग्रांट नहीं करेगा, ये भी मना कर देगा कि भाई ये भी नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, ये भी नहीं मिलेगा। अब इससे हो क्या रहा है, देखो अभी तक क्या हो रहा था कि आप ना 2 सूट फाइल कर सकते थे, आप यही तो कर रहे थे। आप अभी जैसे मैंने बताया कि आप अभी क्या कर रहे थे कि आपने सूट फाइल किया और आपने मेन रिलीफ मांगा, अगर मेन रिलीफ मिल गया तो आप फिर दूसरा सूट फाइल कर रहे थे, सूट 2, ये सूट 1 था, आपने एक में मेन रिलीफ मांगा, आपको मिल गया, आप दूसरा सूट फाइल करोगे, इसमें फर्दर रिलीफ मांगोगे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, आपको 2 सूट फाइल करने की ज़रूरत पड़ रही थी। इससे क्या हुआ, कोर्ट पे बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, मैटर तो एक ही है ना, बट आप उसके लिए 2 सूट फाइल कर रहे हो, पहले मेन रिलीफ मांग रहे हो, फिर फर्दर रिलीफ मांग रहे हो। तो ये कह रहा है कि अगर कोई फर्दर रिलीफ एग्जिस्ट करता था तो आप भाई उसको एक ही सूट में मांग लो, इसी एक ही सूट में मांग लो। तो और अगर आप नहीं मांगोगे तो हम आपको मेन रिलीफ भी नहीं देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, प्रोवाइज़ो के होने से क्या हो रहा है कि भाई प्रोवाइज़ो कह रहा है कि भाई जो है वो एक ही सूट में मांग लो, जिससे हमारे ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे तो देखो बेसिकली यही हो रहा है, राइट। तो अब जो है आपको करना क्या है बेसिकली कि भाई हम एक सूट में मांगे कि नहीं मांगे, एक बोल रहा है कि भाई आपकी कोर्ट फी बचेगी, एक को बोल रहा है, एक तरफ बोल रहा है कि भाई मल्टीप्लिसिटी प्रिवेंट करने के लिए हमने डाला। तो हमें करना क्या है वो ये ऊपर दिया हुआ है। देखो करना क्या है आपको कि जब भी सूट फाइल होगा, ठीक है, तो आप मेन रिलीफ मांगो। क्या मांगो, सिर्फ मेन रिलीफ मांगो, फर्दर रिलीफ मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जब एविडेंस की स्टेज आएगी, ठीक है, और अगर प्लेंटिफ को लगता है कि भाई जो केस है वो उसके फेवर में डिसाइड हो सकता है, ठीक है, किसको लगता है, प्लेंटिफ को लगता है कि केस उसके फेवर में डिसाइड हो सकता है, ठीक है, केस जो है उसके फेवर में डिसाइड हो सकता है, तो वो क्या करेगा उस केस में, ठीक है। तो बेसिकली अब सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि भाई करना क्या है। एक तरफ कोई बोल रहा है कि भाई फर्दर रिलीफ के नहीं क्लेम करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ताकि मैं मेरी कोर्ट फी बचा सकूं, बट एक टाइम ये कह रहा है कि अगर मैं नहीं क्लेम करूंगा तो मुझे डिक्लेरेशन नहीं दोगे। तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली बात है, ठीक है। तो बेसिकली देखो हो करना क्या है हमें, देखो जब भी आप ना सूट फाइल करो, ठीक है, जब भी आप सूट फाइल करो तो आप हमेशा सिर्फ मेन रिलीफ मांगो। क्या मांगो, मेन रिलीफ, ठीक है, मेन रिलीफ मांगो आप, ठीक है। अब मेन रिलीफ जैसे ही आपने मांग लिया, अब और फर्दर रिलीफ मत मांगो, अभी फर्दर रिलीफ मत मांगो। जैसा प्रोवाइज़ो कह रहा है कि फर्दर रिलीफ क्लेम करने की, सॉरी, जैसा कि मेन सेक्शन कह रहा है कि आपको फर्दर रिलीफ क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही करो, आप सिर्फ मेन रिलीफ मांगो, ठीक है। मेन रिलीफ मांगा आपने, जब एविडेंस की स्टेज आ जाएगी और प्लेंटिफ को लगेगा कि केस जो है उसके फेवर में डिसाइड हो सकता है, क्योंकि एविडेंस के टाइम पे पता चलेगा ना कि उसके एविडेंस बेटर थे या मेरे थे। तो अगर प्लेंटिफ को लग जाता है कि भाई उसके एविडेंस बेटर हैं और सूट उसके फेवर में डिसाइड हो जाएगा, तो वो क्या कर सकता है, Order 6 Rule 17 ऑफ CPC, क्या Order 6 Rule 17 ऑफ CPC,
के लिए एक अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की एप्लीकेशन फाइल करेगा और फर्दर रिलीफ क्लेम कर लेगा, यहाँ पे फर्दर रिलीफ क्लेम करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर आपने फर्दर रिलीफ क्लेम कर सकते थे और नहीं किया तो आपको डिक्लेरेशन नहीं मिलेगा, बट हम यहाँ पे फर्दर रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, मेन रिलीफ हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके थे तो हमें डिक्लेरेशन ग्रांट हो जाएगी। तो इस तरीके से सूट फाइल इस तरीके से क्या होगा, सूट फाइल करते रहे, आपने MR ही मांगा, FR नहीं मांगा, ठीक है, मेन रिलीफ मेन सेक्शन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। जब आप श्योर हो गए कि भाई आपके फेवर में डिसाइड कर सकते हैं तो आपने फ़र्दर रिलीफ मांग लिया, और फर्दर रिलीफ मांगा तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास फर्दर रिलीफ था और आपने नहीं मांगा तो डिक्लेरेशन नहीं देंगे, हम यहाँ मांग रहे हैं तो हमें डिक्लेरेशन भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम दोनों को मेन सेक्शन और प्रोवाइजो को बैलेंस कर पा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम दोनों को बैलेंस कर पा रहे हैं। आप कोर्ट फी बचा पा रहे हो, क्यों? क्योंकि जब आप श्योर हो कि भाई मेरे फेवर में डिसाइड हो रहा है तभी तो आप जो है वो मांग रहे हो ना, क्या बोलते हैं, तभी तो आप फर्दर रिलीफ मांग रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है इस पॉइंट पे कि भाई मेरे को फर्दर मेन रिलीफ ही नहीं मिल रहा तो मैं फ़र्दर रिलीफ मांगूँ ही मत, मेन रिलीफ ही नहीं मिलेगा तो फर्दर रिलीफ का क्या, वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो फर्दर रिलीफ उस पर डिपेंड होता है। तो इस तरीके से आपने अपनी कोर्ट फी बचा ली, ठीक है, कोर्ट फी बचा ली। और इसमें ये भी हो रहा है कि क्योंकि आप मेन रिलीफ मांग लेते हो स्टार्टिंग में और इस स्टेज पे आपको लगता है कि मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, तो आप अगर नहीं मांग रहे हो, ठीक है, और अगर आप मांग भी रहे हो, लेट्स से आपने फर्दर रिलीफ मांग लिया थोड़ी देर के लिए, तो आप एक ही सूट में दोनों चीज़ें मांग रहे हो, तो आपकी इससे क्या हो रहा है, कोर्ट का जो है टाइम भी बच रहा है, ठीक है, कोर्ट का क्या है, टाइम बच रहा है और मल्टीप्लिसिटी प्रिवेंट हो रही है, मल्टीप्लिसिटी जो है प्रिवेंट हो रही है। तो इससे दोनों काम हो जा रहे हैं, इससे प्रोवाइजो भी सेटिस्फाई हो रहा है और मेन सेक्शन भी। तो इस तरीके से इन दोनों को बैलेंस करके आपको रीड करना पड़ेगा हार्मोनी में, ठीक है। ये पूरा सेक्शन 34 था। अब हमें एक चीज़ और डिसाइड देखनी है, वो है सेक्शन 35 जो कहती है कि भाई डिक्लेरेटरी डिग्री बेसिकली किस पे बाइंडिंग होगी। डिक्लेरेटरी डिग्री किस पे बाइंडिंग होगी, पार्टीज़ टू द सूट, जो पर्सन क्लेम कर रहे हैं पार्टीज़ के थ्रू हायर्स वगैरह, और जो पार्टी जो है अगर ट्रस्टी है तो उनके बेनिफिशियरी पे भी बाइंडिंग होगी, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट सेक्शन 34 एंड 35 इज़। आई विल अटैच दिस PDF in the description, okay, and thank you so much.